प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के धनुषकोडी के कोठंडा राम स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। अरिचल मोनाई का भी किया दौरा। यहीं से शुरू हुआ था राम सेतु का निर्माण। अयोध्या में रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां जोरों पर। काशी के डोम राजा सहित लोग होंगे प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान। कल होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आमंत्रित अतिथि पहुंच रहे हैं रामनगरी। खोडलधाम मंदिर ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री का वीडियो संदेश। कहा, गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का मॉडल किया पेश। ये अस्पताल सेवा भावना की बनेगा मिसाल। छत्तीसगढ़ दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। वामपंथी उग्रवाद पर रायपुर में समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। छत्तीसगढ़ विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के प्रबोधन कार्यक्रम को भी करेंगे संबोधित। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स का फाइनल आज दक्षिण कोरिया की जोड़ी से होगा। भारतीय जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज का सामना। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तमिलनाडु में रामेश्वरम से सुदूर दक्षिण स्थित अरिचल मोनाई गए और पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने वहां ध्यान भी किया। ऐसा माना जाता है कि यहां पर राम सेतु का निर्माण शुरू हुआ था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने धनुषकोडी के कोठंडा राम स्वामी मंदिर में दर्शन पूजन किया। ये मंदिर श्री कोठंडा राम स्वामी को समर्पित है। कोठंडा राम नाम का अर्थ धनुषधारी राम है। ऐसा कहा जाता है कि यहीं पर विभीषण पहली बार श्री राम से मिले थे और उनसे शरण मांगी थी। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि यही वो स्थान है जहां श्री राम ने विभीषण का राज्याभिषेक किया था। कपिलाय नमः। ओम गजकर्णकाय नमः। लंबोदराय नमः। ओम वेंकटाय नमः। पूर्वजाय नमः। श्री महाविनायकाय नमः। प्रार्थना नमस्काराणि समर्पयामि। ओम मणि नर्मदा सरस्वती सिंधु कावेरी पूजनम करिष्ये। जय ध्वराया कृष्णदेव और खोडलधाम मंदिर ट्रस्ट कैंसर अस्पताल के भूमि पूजन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश के जरिए विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि खोडलधाम की पवित्र भूमि और भक्तों से जुड़ना उनके लिए बहुत सम्मान की बात है। जन कल्याण के लिए श्री खोडलधाम ट्रस्ट ने एक कदम आगे बढ़ाया है। आज से अमरेली में कैंसर हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर का काम शुरू हो जाएगा। पीएम मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार का मॉडल पेश किया है। गुजरात ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़े सुधार का मॉडल पेश किया है। यहाँ गांव-गांव में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स खोले गए। आदिवासी और गरीब इलाकों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाई गई। गुजरात में 108 एम्बुलेंस की सुविधा पर
लोगों का भरोसा लगातार मजबूती हुआ है। और अब बात रामनगरी अयोध्या की। अयोध्या में रामलला विराजमान के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को ऐतिहासिक बनाने के लिए तैयारियां अंतिम चरण में है। काशी के डोम राजा सहित 15 लोग प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के यजमान होंगे। देसी विदेशी मेहमानों का अयोध्या आने का सिलसिला जारी है। सोमवार को होने वाले भव्य समारोह का साक्षी बनने के लिए देश विदेश से आमंत्रित अतिथि अयोध्या पहुंच रहे हैं। रामनगरी में समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को देखते हुए रामलला के दर्शन की व्यवस्था बंद है। राज्य पर्यटन विभाग के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 तक अयोध्या में हर वर्ष 2 लाख श्रद्धालु आते थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 2 करोड़ तक पहुंच गई है। और अयोध्या में 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज छठा दिन है। अयोध्या को 2000 क्विंटल फूलों से सजाया जा रहा है। शाम की आरती के बाद अनुष्ठान पूरे हो जाएंगे। छठे दिन के अनुष्ठान में प्रातःकाल से संध्या काल तक क्या होना है, बता रही है हमारी संवाददाता ऋतु वर्मा। तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले के अनुष्ठानों का आज छठा दिन है। के अनुष्ठान की शुरुआत प्रातःकाल आवाहित देवताओं के पूजन और शांति पुष्टिक होम के साथ हुई। मध्याह्न में विग्रह के स्नापन यानी कि 81 कलशों में औषधियों के जल के साथ विग्रह का अभिषेक किया गया और छठे दिन के अनुष्ठान में आगे बढ़ते हुए विग्रह का अंगन्यास, इसमें मंत्रोच्चारण के साथ सर से लेकर पैर के नाखून तक प्राण हेतु न्यास की प्रक्रिया है। इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ती है शैया निवास की। इसमें भगवान के बगल में बिस्तर और तकिया लगाया जाता है और फिर 22 तारीख की सुबह प्रभु राम को जगाया जाएगा। शैया निवास के साथ ही सांध्यकाल की आरती के साथ छठे दिन के अनुष्ठान का समापन होगा और छठे दिन के अनुष्ठान के समापन के साथ ही देशवासियों को, सनातनियों को, पूरे भारतवर्ष को इंतजार होगा 22 तारीख की सुबह का, जब प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के अनुष्ठान की शुरुआत होगी। कैमरामैन गौरव के साथ ऋतु वर्मा, अयोध्या, राम की पैड़ी से। लखनऊ यानी लक्ष्मणपुरी से लेकर अवध के रास्ते सज चुके हैं। नेशनल हाईवे संख्या 27 पर हर जगह आपको बैनर और पोस्ट भक्तों के स्वागत के लिए तैयार दिखाई देंगे। राम और राम भक्तों के स्वागत के लिए तैयार है। वहीं लखनऊ से अयोध्या की यात्रा पर निकली डीडी न्यूज की टीम को रास्ते में कई लोग पदयात्रा करते मिले। देखिए अजय मिश्र की ये विशेष रिपोर्ट। आज के लखनऊ, जिसे पहले लक्ष्मणपुर के नाम से जाना जाता था, वहां से अवधपुरी की यात्रा पर जाते हैं तो आपको बीच में इस तरह के बड़े पोस्टर्स दिखाई देंगे। और स्पष्ट तौर पर देखिए, यहाँ बाराबंकी, जो कि जिला बदल चुका है, अयोध्या धाम 115 किलोमीटर पर स्थित है। इस तरह के अनगिनत बैनर पोस्टर्स भक्तों का स्वागत करने के लिए, श्री राम लला का स्वागत करने के लिए स्पष्ट तौर पर नजर आते हैं। और कई सारे मुस्लिम समुदाय के जो नेतृत्व करने वाले समाज सेवी हैं, उन्होंने भी अपने पोस्टर्स लगा रखे हैं। यानी राम सबके हैं, राम सर्वत्र हैं, और यही समरसता का संदेश इन पोस्टर्स के जरिए लगातार आपको अयोध्या धाम तक दिखाई देते रहेंगे। रास्ते भर हमें कई लोग अवध की पद यात्रा करते हुए नजर आए। कोई कर्नाटक से चला आ रहा है तो कोई राजस्थान से। लगातार बिना थके सबके राम जी अवध में जो पधार रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन और माता सीता का जीवन त्याग और तपस्या से भरा हुआ जीवन है। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले प्रधानमंत्री मोदी भी एक कड़ी तपस्या कर रहे हैं, लगातार 11 दिनों तक उपवास। और ये लोग भी तपस्या कर रहे हैं। कुछ साथी कर्नाटक से आए हैं और कुछ राजस्थान से। आप भैया कहाँ से आ रहे हो? मैं कोटपुतली जयपुर से हूँ। और पैदल आ रहे हो? पैदल आ रहे हैं जी। कितना किलोमीटर?
यहाँ से 800 है, 800 किलोमीटर। कितना समय पहले चले? मेरे को आज 18वां दिन है। 18 दिन से आप लगातार चल रहे हैं? हाँ जी, पैदल चल रहे हैं। क्या हो? मैं राजस्थान ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पैदल इतना क्यों चल रहे हो? नहीं, प्रभु के सब आस है, बस आस जग गई है, प्रभु के जाना है बस। हाँ। प्रभु श्री राम जी के चरणों में बस प्रार्थना लगानी है। और एक भैया तो कर्नाटक से आ रहे हैं। कर्नाटक से। फ्रॉम कर्नाटका टू काशी, काशी टू अयोध्या। लखनऊ टू अयोध्या पाद यात्रा। तो 22 जनवरी तक तो सामान्य लोगों को दर्शन की अनुमति नहीं मिलेगी, लेकिन इंतजार करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे, 22 के बाद दर्शन करेंगे भगवान श्री राम का और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। रास्ते में ऐसी कोई दुकान नहीं जहां पर भगवान श्री राम की ध्वजा नहीं लहरा रही हो। बाराबंकी में एक छोटी सी दुकान पर ताजे लड्डू श्री धाम अयोध्या के लिए बनकर तैयार हो रहे हैं। बाराबंकी जिले में इस वक्त अयोध्या धाम से हम 100 किलोमीटर की दूरी पर हों, लेकिन भगवान श्री राम के लिए लड्डू बनना शुरू हो गए हैं। देखिए यहाँ पर भैया लड्डू बना रहे हैं, एकदम गर्मा गर्म लड्डू, बूंदी के लड्डू निकले हैं और अब ये भगवान श्री राम की सेवा में जाएंगे। पूरे देश भर से कई सारे लोग भगवान को भोग लगाने के लिए अपनी तरफ से विशेष उपहार भेज रहे हैं, लेकिन जिसकी जैसी भावना उस तरह से वो उपहार भेज रहे हैं। सभी की उम्मीद है कि भगवान के गर्भगृह में वो कुछ न कुछ सेवा पहुंचा पाएंगे। भैया नाम क्या आपका? निरंकार गुप्ता। निरंकार गुप्ता जी, कौन सी जगह है और ये कितना लड्डू भेज रहे हैं आप? ये 75 किलो जा रहा है। लखनऊ से अयोध्या का 150 किलोमीटर का सफर कैसे खत्म हुआ पता ही नहीं चला और श्री राम की अपनी नगरी अयोध्या में प्रवेश करते ही लगता है कि आप वैकुंठ के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं। अयोध्या की गलियां फूलों से सजाई जा रही हैं। अयोध्या के हर घर पर श्री राम की ध्वजा लहरा रही है। यहाँ की पवित्र भूमि की रज मस्तक पर लगते ही आपको महसूस होगा कि आज की नव्य और भव्य अयोध्या अगर त्रेता युग की नहीं तो त्रेता युग से कम भी नहीं है। श्री अयोध्या धाम से डीडी न्यूज की रिपोर्ट। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सिर्फ भारतीय संस्कृति तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि भारत के आसपास के कई देशों में भी उनका स्मरण होता है। थाईलैंड, मलेशिया, लाओस, कंबोडिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी भगवान राम की कथाओं का वर्णन और मंचन होता है। इन सब देशों में राम, रामायण और समान प्रतीक के लिए तमाम यहाँ पर स्थितियां देखी गई हैं। तो आइए आपको भी दिखाते हैं। जगहों पर भगवान राम का एक अपना प्रभाव रहा है भारतीय संस्कृति का। इसी को लेकर यहाँ पर भोपाल के बिड़ला मंदिर के जो संग्रहालय है वहाँ पर एक प्रदर्शनी लगाई गई है जिसका नाम प्राचीन बृहत्तर भारत का गौरव जो है वो इसका नाम दिया गया है। और इस प्रदर्शनी में तमाम वो यहाँ पर साक्ष्य जो हैं वो यहाँ आपको दिखाई देंगे। डॉक्टर उज्ज्वला आनंद पलसुले जो हैं उन्होंने पूरा एक शोध किया है इस पर। किस तरीके से ये पूरा जो आपने शोध किया है? फर्स्ट सेंचुरी से काफ़ी सारे ट्रेड रूट से जो इंडिया को साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया में हम लोग देखते हैं कि जितने सारे कंट्रीज़ आज के दिन में हमें दिखते हैं, जैसे कि म्यांमार है, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, इंडोनेशिया के आइलैंड्स, ये सारे एक ट्रेड रूट के द्वारा कनेक्टेड थे। इसके थ्रू कल्चर भी ट्रांसफ़र हुआ है, हमारा ट्रेडिशन भी ट्रांसफ़र हुआ है और इसी के साथ हमारा जो एपिक है वो भी वहाँ पे गया है। हमें ऐसे भी एविडेंसेस मिलते हैं कि वहाँ पे हर रोज़ शाम को हर एक घर में रामायण पढ़ा जाता था और राम एक बहुत इम्पॉर्टेंट उनके लिए डीटी भी है। तो विष्णु से स्टार्ट होके विष्णु, शैविज़म और फिर इवेंचुअली हमें दिखता है कि राम और अलग अलग रूपों में राम हमें कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड इन देशों में देखने को मिलता है। उसका बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है कि जो फर्स्ट कैपिटल है 8th सेंचुरी का, जो खमेर डायनेस्टी है, जो वहाँ का सबसे बड़ा डायनेस्टी है, तो उन्होंने जो एक ट्रिब्यूट दिया था जहाँ से उन्होंने पत्थर लाया था मंदिरों के लिए, तो वो जो ट्रिब्यूट है वो हमें यहाँ पे दिखता है कि वो शेषशाही विष्णु है और उसके पैरों पे से वो नदी जा रही है। और उसका जो एकदम लास्ट हमें दिखता है 12th सेंचुरी में जो अंकुरवाट टेम्पल में है। तो अंकुरवाट टेम्पल जब कंस्ट्रक्ट किया था सूर्यवर्मन ने, ही ऑल्सो इन्विसाइज दिस टेम्पल कि सबसे बड़ा विष्णु टेम्पल उस टाइम पे भी सबसे बड़ा विष्णु टेम्पल उसको कंस्ट्रक्ट करना है। 4 इंक्लोजर वॉल्स में कंस्ट्रक्ट किया और सबसे अंदर उन्होंने गर्भगृह स्थापित किया था। ये पूरा जो मंदिर है वो परा विष्णु लोक नाम से उन्होंने कॉन्सेप्चुअलाइज किया
और उनका एक अपना तरीका है राम और रावण दिखाने का भी। मतलब हमारे यहाँ पे राम, हम लोग धनुषधारी राम दिखाते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे गरुड़ जो मानव आकृति में होता है, सिर्फ उसका चेहरा गरुड़ का होगा और उसके ऊपर राम बैठे हुए हैं। तो ऐसे चित्र हमें राम का वहाँ पे दिखता है, प्रभु श्री राम का। और रावण जो दिखता है वो पूरा 10 सर का, 10 सर मतलब हमारे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल होते हैं, उनके यहाँ पे वर्टिकली डिवाइड होता है। ऐसे कितने देश होंगे पूरी दुनिया में जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा सांस्कृतिक प्रभाव रहा है, धार्मिक प्रभाव रहा है भारत का? कंबोडिया का एंशिएंट जो किंगडम था वो जहाँ जहाँ पे फैला हुआ था, तो साउथ ईस्ट एशिया में सबसे लार्जेस्ट डायनेस्टी कंबोडियन डायनेस्टी, खमेर डायनेस्टी था, जैसे हमारे यहाँ पे चोलास थे। इसीलिए हम लोगों ने इसका टाइटल भी ग्रेटर इंडिया रखा है कि वो एक टाइम पे इंडिया का ही एक्सटेंशन था या इंडिया के कल्चर का एक्सटेंशन था। सनातन धर्म जो है वो कितना विशाल था, कितना कहाँ कहाँ तक उसकी पहुँच थी। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना थी कहीं ना कहीं भारत से शुरू होती है और ये जो प्रेरणा रही है, हम कहते हैं कि भगवान राम हम सब के हैं और सब भगवान राम के हैं, वो कहीं ना कहीं ये तमाम जो ये चीज़ें हैं वो प्रदर्शित करती हैं और आज भी इसके साक्ष्य जो हैं दुनिया भर में दिखाई देते हैं। कैमरामैन कुमार गौरव के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, भोपाल। और ओडिशा में बन रहे 57 आधुनिक रेलवे स्टेशन में भुवनेश्वर और कटक रेलवे स्टेशन अहम है। इनके पुनर्निर्माण का कार्य जोरों पर है। भारतीय रेलवे यहां यात्रियों को मिलने वाली अत्याधुनिक सुविधाओं के निर्माण का प्रयास कर रही है। कटक रेलवे स्टेशन बनेगा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन, यात्रियों को मिलेगी आधुनिक सुविधाएं। यह स्टेशन 302.63 करोड़ की कुल लागत से 24 महीने में बनकर तैयार होगा। इसमें 108 मीटर चौड़ा एयर कॉन्कोर्स होगा। प्लेटफॉर्म नंबर 1 से 5 में फ्लोरिंग और पैप रूफिंग का काम होगा। सभी प्रकार की गाड़ियों के लिए 225 ECS पार्किंग होगी। फूड कोर्ट, जन आहार, 5 रिटायरिंग रूम, 37 डोरमेट्रीज, सशुल्क प्रतीक्षा कक्ष, बेबी फीडिंग रूम, EV चार्जिंग पॉइंट, लिफ्ट, एक्सेलेटर जैसी सुविधाएं होंगी। ये कटक का स्टेशन वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है। बहुत बड़ी एक रूफ प्लाजा होगी, दोनों साइड स्टेशन, एक भव्य निर्माण हो रहा है इसका। रूफ प्लाजा के ऊपर आराम से पैसेंजर्स के बैठने की व्यवस्था होगी। लोकल प्रोडक्ट्स के लिए जो मोदी जी का विजन है, वोकल फॉर लोकल, उड़ीसा का चकुली पिठा, कई तरह के जो पिठा होते हैं वो सब चीज़ें भी इस फूड प्लाजा में और रूफ प्लाजा में मिलेगी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर का रेलवे स्टेशन भी उच्चतम सुविधाओं के साथ यात्रियों के लिए तैयार हो रहा है। यहाँ रेलवे ट्रैक पर निश्चित ऊंचाई पर एयर कॉन्कोर्स बनाया जा रहा है। यह स्टेशन 308 करोड़ की लागत से तैयार होगा। मुख्य भवन 4 मंजिला होगा। दोनों इमारतों के बीच में एक पुल का निर्माण होगा। यात्रियों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। इसके बाहरी बनावट के साथ ही आंतरिक बनावट को भी आकर्षक रूप दिया जा रहा है। करीब करीब कटक में, पुरी में, भुवनेश्वर में, मध्य प्रदेश के कई शहरों में बहुत अच्छी प्रोग्रेस रेलवे स्टेशंस की हो रही है। और जो पीएम साहब का विज़न है, प्रधानमंत्री जी का विज़न है, उस विज़न के अनुसार स्टेशंस बन रहे हैं। शहर का एक सिटी सेंटर बन रहे हैं, एक हब बन रहे हैं, लोकल एक बहुत अच्छी हब बन रहे हैं। हर एक स्टेशन दोनों शहर के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला बन रहा है। पुरी, कटक और भुवनेश्वर सहित तकरीबन 57 जगहों पर उड़ीसा में आधुनिक रेलवे स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें यात्रियों के लिए एक तरफ अविश्वसनीय यात्रा का अनुभव होगा, साथ ही दूसरी तरफ यात्री सुविधाओं का आधुनिक आधारभूत ढांचा भी खड़ा होगा। ईस्ट कोस्ट रेलवे के अंदर आने वाला भुवनेश्वर का ये पुराना रेलवे स्टेशन अब नए भारत का एक वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनने जा रहा है, जिसमें यात्रियों को तमाम सुविधाएं आधुनिक तरीके से मिलेंगी। उनकी यात्रा सहज, सुलभ और स्वच्छ हो सकेंगी। कैमरामैन सौरभ के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज, भुवनेश्वर। और युगांडा के कंपाला में आयोजित गुट निरपेक्ष आंदोलन के 19वें शिखर सम्मेलन में युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने अपने देश में भारतीय प्रवासियों के योगदान की सराहना की है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि युगांडा के विकास में भारतीय मूल के निवेशकों का महत्वपूर्ण योगदान है। Idi Amin explained all this, and yet they were a very active investment group. They were in sugar, they were in hotels, they were in steel production. So here you had a leader of a NAM country undermining his own economy. So therefore, it is very crucial that we study very carefully the issue of
the investment climate in our respective countries. और दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सालाना बैठक में एक मीडिया हाउस के साथ बातचीत में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अध्यक्ष बोर्गे ब्रेंडे ने कहा है कि भारत बेहद तेजी से विकास कर रहा है और ये एक दशक के भीतर 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो ऐसे क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है जिसमें मांग बाकी क्षेत्र की अपेक्षा ज्यादा है और भारत इस मांग को पूरा भी कर रहा है। ब्रेंडे ने कहा है कि अभी भारत की अर्थव्यवस्था सफलता के साथ आगे बढ़ रही है, इसमें लगातार सुधार इसे और आगे ले जा सकता है। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल डेवलपमेंट के अध्यक्ष क्रिस्टोफर जे एलियास ने भारतीय विकास की कहानी की सराहना की। उन्होंने कहा कि अन्य देश अपने स्वास्थ्य देखभाल और अन्य विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद के लिए भारत के सफल डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे मॉडल का उपयोग कर सकते हैं। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के मौके पर एक मीडिया हाउस के साथ बातचीत में क्रिस्टोफर जे एलियास ने कहा कि एआई वैश्विक विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में तेजी लाने में मदद कर सकता है, लेकिन इसका उपयोग जिम्मेदारी से और नैतिकता और नियमों पर सावधानी पूर्वक ध्यान देने के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने स्वास्थ्य, कृषि, जल और स्वच्छता, डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे और समावेशी वित्तीय सेवाओं सहित कई क्षेत्रों में काम किया है। हम इन क्षेत्रों में काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने पिछले साल भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन को याद करते हुए भारत की तारीफ की है। केदारा कैपिटल के सह संस्थापक और प्रबंध भागीदार मनीष केजरीवाल ने दावोस में कहा कि भारत के प्रति दुनिया की रुचि विश्वसनीय रूप से अविश्वसनीय है। उन्होंने कहा है कि भारत भी कई उभरते क्षेत्रों वाले देश के रूप में नजर आ रहा है और दुनिया भर के निवेशक इंडिया स्टोरी और देश में उभर रहे इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में काफी रुचि प्रदर्शित कर रहे हैं। भारतीय पूंजी बाजार की गंभीरता से निजी इक्विटी निवेशकों को भारत में अधिक निवेश करने में मदद मिलेगी। गोदरेज इंडस्ट्रीज के सीएमडी नादिर गोदरेज ने दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक स्थिति अन्य देशों की तुलना में अच्छी है। उन्होंने कहा कि जहां बाकी देशों ने महामारी के दौरान कई झटके झेले हैं, वहीं भारत इससे काफी हद तक उबर गया है। नादिर गोदरेज ने कहा है कि ऐसा लगता है कि चीन कई समस्याओं से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक राजनीतिक संकट का भारत पर बहुत बुरा प्रभाव नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि लेकिन ये ऐसी चीज है कि जिस पर हमें नजर रखनी होगी। अगर हमास इजराइल संघर्ष बड़े पैमाने पर फैलता है या ताइवान में कुछ होता है तो वैश्विक स्थिति बहुत गंभीर हो सकती है और भारत भी इससे प्रभावित हो सकता है। बजाज फिनसर्व के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज ने विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में कहा है कि अगर भारत में अगले 5 वर्षों में फिर बहुमत वाली सरकार आती है तो देश में एफडीआई की बाढ़ आ सकती है। संजीव बजाज ने दावोस में कहा है कि हमने अभूतपूर्व विकास के 10 साल देखे हैं। फिर मजबूत बहुमत वाली सरकार के कम से कम अगले 5 साल इन नीतियों को काफी हद तक संस्थागत बना देंगे। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों से हमारी सरकार एक ही पार्टी चला रही है, जिस वजह से नीति में निरंतरता लाती है। संजीव बजाज ने कहा है कि भारत में लोकसभा के आम चुनाव से पहले मार्च में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में 7.3% की वार्षिक वृद्धि का अनुमान लगाया जा रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।